हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो गोनैड्स का एम्ब्रायोलॉजी है। पिछले वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था, तो आज उसका क्या डिस्कशन करेंगे, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मेशन मेनली 5 से 7 वीक में होता है, लेकिन 5 से 7 वीक तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। मतलब 5 से 7 वीक तक दोनों मेल या फीमेल हो, ये हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमें पता करेगा कि हाँ, जो हमारा फीटस है वो मेल है या फीमेल है। इसका पता मेनली 5 से 7 वीक के बाद होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला फैक्टर है उसको कहते हैं क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम कैसे, तो जैसा आपको पता होना चाहिए, जो फीमेल होती है उसका क्रोमोजोम एक्स और एक्स होता है, और जो मेल होता है उसका क्रोमोजोम एक्स और वाई होता है। ये जो वाई है ये डिनोट करता है मेल को, और ये जो एक्स है वो डिनोट करती है फीमेल को। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है बेबी फीटस, जो हमारा फीटस है वो मेल है या फीमेल है, वो है क्रोमोजोम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या सा फैक्टर हो सकता है, तो नेक्स्ट फैक्टर होता है SRY जीन। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है मेल और फीमेल को। ये SRY जीन रहता कहाँ पे है, तो ये SRY जीन रहता है वाई क्रोमोजोम पे। ठीक है, और ये SRY जीन का काम क्या है, तो ये करता है फॉर्मेशन ऑफ 2 मेन सेल। किसका, लेडिक सेल और सल्टोरी सेल। लेडिक सेल कहाँ से डिराइव होता है, लेडिक सेल डिराइव होता है मेसेनकाइमल सेल से, और सल्टोरी सेल डिराइव होता है सेक्स कॉर्ड सेल से। ठीक है, तो कौन सा डेवलपमेंट करता है, पहला फैक्टर हो गया क्रोमोजोम, दूसरा फैक्टर है SRY जीन। SRY जीन करता क्या है, तो SRY जीन के द्वारा 2 सेल का डेवलपमेंट होता है, लेडिक सेल और सल्टोरी सेल। लेडिक सेल का डेवलपमेंट किससे होगा, मेसेनकाइमल सेल से, और सल्टोरी सेल का डेवलपमेंट होगा सेक्स कॉर्ड सेल से। ठीक है, तो ये जो SRY जीन है यही इन दोनों के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो 2 फैक्टर तो समझ में आ गया। ठीक है, तो लेडिक सेल करता क्या है, लेडिक सेल सेक्रिएट करता है टेस्टेरियन को। ठीक है, कब, तो जब 18 वीक हो जाता है तब। ठीक है, उस समय क्या होता है, सल्टोरी सेल डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और वो फिर से रीअपियर होता है पुबर्टी के समय में। मतलब अगर सल्टोरी सेल टेस्टेरियन को सेक्रिएट कर दिया 18 वीक में, तो उस समय हमारा सल्टोरी सेल डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन जब मेल पुबर्टी में आएगा उस समय सल्टोरी सेल फिर से आ जाएगा। मतलब कि फीटस में सल्टोरी सेल का 18 वीक के बाद कोई भी काम नहीं है, इसलिए वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब ये सल्टोरी सेल अपीयर क्यों होता है, तो सल्टोरी सेल का जो मेन काम है ना, वो मुलेरियन इनहेबिटिंग सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना है। अब मुलेरियन इनहेबिटिंग सब्सटेंस या एंटी मुलेरियन सब्सटेंस क्या होता है, मुलेरियन डक्ट पहले होता क्या ये समझिए, तो वो शब्द समझ में आएगा। मुलेरियन डक्ट काम करता है फॉर्मेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, ओवरी। मतलब अगर मेल में मुलेरियन डक्ट रहा तो इसके कारण क्या हो जाएगा, मेल में फैलोपियन ट्यूब ये सब आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए सल्टोरी सेल क्या सेक्रेट करता है, मुलेरियन इनहेबिटिंग सब्सटेंस, जिससे क्या होता है, मेल में मुलेरियन डक्ट रिग्रेस कर जाता है। ठीक है, और टेस्टेरियन क्या करता है, टेस्टेरियन मेनली क्या करेगा, वो जेनाइटल डक्ट का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेनली 2 चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन कौन सा, SRY जीन और क्रोमोजोम वाई। ठीक है, अब हम पहले पढ़ रहे हैं टेस्टिस का। ठीक है, फिर पढ़ेंगे ओवरी का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्रोमोजोम वाई और जो SRY जीन है वो डेवलपमेंट करता है टेस्टिस का, ना कि ओवरी का। ठीक है, गोनैड डेवलप्ड होता कहाँ है, तो गोनैड डेवलप्ड होता है लंबर रीजन में। कौन सा, लंबर रीजन में, जहाँ पे हमारा ये पेल्विक बोन होता है ना, वहाँ पर। ठीक है,
मिडिल एस्पेक्ट ऑफ मेजोनेफ्रिक रीजन विल थिकन टू फॉर्म। देखिए ये स्ट्रक्चर पहले देखिए, ये स्ट्रक्चर क्या है। ये आप स्टार्टिंग से जब एम्ब्रायोलॉजी देख रहे होंगे तो आपको पता है सबसे ऊपर वाला बाहर वाला लेयर क्या है, सिलोमिक लेयर, ठीक है। ये हमारा हिंदगत का फॉर्मेशन आपको अगर देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में, एम्ब्रायोलॉजी के पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्या होता है, फॉर्मेशन होता है 3 गत का, फोरगत, मिडगत और हिंदगत। हिंदगत में ही क्या होता है, प्रिमोडियल जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं और वो प्रिमोडियल जर्म सेल मूव करके कहाँ चला जाता है, तो मेसोनेफ्रिक एरिया में। अब मेसोनेफ्रिक एरिया होता क्या है, तो इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पहले नेमिंग करते हैं। जब हम लंबर रीजन में क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो एक ऐसा रीजन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या होता है, तो एक फोरगत होता है। पहले ये पिक्चर बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक फोरगत होगा, ठीक है। फोरगत और ऊपर वाला रीजन किससे अटैच होता है, डॉर्सल डिसेंट्री से, ठीक है। डॉर्सल डिसेंट्री फिर जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग दिया हुआ है 1 मतलब जेनाइटर रीज के पास जाएगा, ठीक है। जेनाइटर रीज प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो मेजोनेफ्रिक रीजन में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जेनाइटर रीज के ऊपर देखिए 2 डक्ट है, एक नेफ्रिक डक्टर सिस्टम और एक पारानेफ्रिक डक्टर सिस्टम। फिर से नेफ्रिक डक्टर सिस्टम को आप मेजोनेफ्रिक डक्टर सिस्टम भी कह सकते हैं और पारानेफ्रिक डक्टर सिस्टम को पारा मेजोनेफ्रिक डक्टर सिस्टम भी कह सकते हैं। इतना रीजन याद होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन सा, तो गत, कौन सा गत, हिंदगत, ठीक है। इससे पता चल गया कि हमारा जो ओवरी, टेस्टिस या जो भी है गोनैड्स, उसका डेवलपमेंट हिंदगत से होता है, ठीक है। और जो ट्यूब कनेक्ट करता है मेसेनेफ्रिक रीजन को हिंदगत से, उसको कहते हैं डॉर्सल मेसेंट्री, ठीक है। और इसमें 2 डक्टर सिस्टम होता है, कौन कौन सा, मेसोनेफ्रिक और पारामेसोनेफ्रिक। ये दोनों डक्टर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये 4 शब्द आपको याद हो गया। और मेनली जो गोनैड्स का डेवलपमेंट होता है वो जेनाइटर रीज के पास होता है। ये जो रीज दिख रहा है ना यहाँ पर, वो जेनाइटर रीज है। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए, अब प्रिमोडियल जर्म सेल क्या होता है, ऑरिजिनेट होता है इपीब्लास्ट से। कहाँ पर, तो यहाँ पे हिंदगत में, ठीक है। कहाँ पर, हिंदगत में इपीब्लास्ट। याद रखिएगा प्रिमोडियल जर्म सेल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इपीब्लास्ट। आपको पता है 2 ब्लास्ट होता है, हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट। जब पढ़ा रहे थे एम्ब्रियोनिक डिस्क डेवलपमेंट तो आप देखे होंगे ऊपर वाला को क्या कहते हैं, इपीब्लास्ट कहते हैं, और नीचे वाला को हाइपोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये मेनली सेकेंड वीक में होता है बाइलेमिनर जर्म सेल। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेनली का आप देखिएगा तो आप सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट देखिएगा ना फीटस का, मेरे पीछे वीडियो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रिमोडियल जर्म सेल का डेवलपमेंट होता है इपीब्लास्ट से, ठीक है। और वो कहाँ पर होता है, हिंदगत में होता है। अब हिंदगत से वो क्या करेगा, मान लीजिए ये हिंदगत में वो प्रेजेंट है, हिंदगत से वो डॉर्सल मेसेंट्री के द्वारा मूव करके वो चला जाएगा कहाँ पर, तो जेनाइटर रीज में, ठीक है। अभी तक हमें सेक्स का कुछ भी पता नहीं है, तो सेक्स का पता चलेगा कब, अब जब जेनाइटर रीज में पहुंचेगा। तो जेनाइटर रीज में 2 एरिया होता है, बाहर वाला को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला को मेदुला कहते हैं, ठीक है। तो अब ये पता कैसे चलेगा, अगर प्राइमरी या प्रिमोडियल जर्म सेल डिपोजिट होगा मेदुला में, ठीक है। याद रखिएगा, अगर प्रिमोडियल जर्म सेल डिपोजिट होगा मेदुला में तब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और अगर स्पर्म मतलब कहने का मेल गोनैड्स, और अगर प्रिमोडियल जर्म सेल डिपोजिट होगा कॉर्टेक्स में तो फीमेल गोनैड का डेवलपमेंट होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना ही करना है। अगर प्रिमोडियल जर्म सेल मेदुला में गया तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, और अगर कॉर्टेक्स में गया तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। चलिए, आप यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए। अब जो ये प्राइमरी या प्रिमोडियल जर्म सेल है वो कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है तो गोनियम का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये सब हो कहाँ रहा है, तो मेजोनेफ्रिक रीजन में हो रहा है। यहाँ पर आपको ये भी पता है कि 2 डक्ट होता है, मेजोनेफ्रिक डक्ट और पारामेजोनेफ्रिक डक्ट। अब ये दोनों का क्या काम है, अब चलिए देखते हैं मेल गोनैड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है।
जैसा कि आपको पता है प्रिमोर्डियल जर्म सेल मूव करके कहाँ पे आ गया, मेदुला में आ गया। तो मेदुला किसका पाथ है, तो जेनाइटल रीज का पाथ है। तो मान लीजिए जेनाइटल रीज है, ठीक है। जेनाइटल रीज में एपिथेलियम सेल होते हैं, ये सेल ग्रो करेंगे किधर, मेदुला की तरफ। देखिए ऐसे ऐसे ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ये जर्मिनल एपिथेलियम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। जिसको हम क्या नाम दिए हैं, इसको नाम दिए हैं सेक्स कोड, ठीक है। फिर से बताती हूँ, ये जो जेनाइटल रीज है इसमें एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करेगा, ग्रो करेगा मेदुला की तरफ, ठीक है। प्रोफेरेशन तो होता ही है सेल का काम। तो उस जो ग्रो करता है वो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बना के ग्रो करता है, और उसी ग्रोथ को क्या कहते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेक्स कोड। एक बार जब प्रिमोर्डियल सेल कहाँ से, ये हिंदगत से ऊपर आ गया जेनाइटल रीज में, तो वो ये सेक्स कोड है ना, इसमें आकर ऐसे फंस जाता है, ठीक है। देखिए आपको पिक्चर में दिखेगा, ये क्या है, सेक्स कोड है। इसमें क्या है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल आके फंस गया है, मतलब अटैच हो गया है, ठीक है। जैसे ही ये अटैच होता है, जो हमारा, अब ये याद रखिएगा, दो डक्टल सिस्टम था ना, मेजोनेफ्रिक डक्टल सिस्टम और पारामेजोनेफ्रिक डक्टल सिस्टम। तो अगर टेस्टिस बढ़ रहा है तो पारानेफ्रिक डक्टल सिस्टम रिग्रेस कर जाएगा, और जो मेजोनेफ्रिक डक्टल सिस्टम है वो रह जाएगा, याद रखिएगा। और जब फीमेल का हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें मेजोनेफ्रिक डक्टल सिस्टम रिग्रेस कर जाता है और मेजोनेफ्रिक डक्टल सिस्टम रह जाता है, ठीक है। तो मेल है तो मेल में क्या रहेगा, मेजोनेफ्रिक, ठीक है। तो एम से तो आप याद कर सकते हैं, एम से मेल, एम से मेजोनेफ्रिक, एफ से फीमेल, और एफ को थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, पारामेजो नेफ्रिक डक्टल सिस्टम। समझ में आ गया, याद रखने का कोड, ठीक है। तो अब ये जो हमारा ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल है वो सेक्स कोड में आके क्या हो गया, अटैच हो गया, या कहिए फंस गया, ठीक है। और उसमें उसके बाद क्या हुआ, हमारा पारानेफ्रिक डक्टल सिस्टम समाप्त हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ मेजोनेफ्रिक और प्रिमोर्डियल जर्म सेल बचा, ठीक है। अब ये जो सेक्स कोड है ये और डिफ्रेंशिएट करता है और कैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो हमारा मेन काम क्या है, टेस्टिस का प्रोडक्शन। टेस्टिस में क्या है, स्पर्म। तो आप जानते हैं टेस्टिस में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतना बात तो आपको पहले से ही पता होगा। तो ये जो सेक्स कोड है, जो ऐसे सेक्स कोड था, ये और ज़्यादा कैनलाइज करके क्या बना लेता है, कैनल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। इसी कैनल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब जहाँ पर ये सेल कैनल लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, ठीक है, मान लीजिए कैनल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जहाँ पर नहीं बनाया है वहाँ पर क्या होगा, लेदिक सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दो चीज़ समझ गए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कैसे बनता है, तो सेक्स कोड क्या होता है, कैनलाइज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनता है, और जो अगल बगल का स्पेस है वहाँ का सेल क्या बनाएगा, वहाँ पर का सेल लेदिक सेल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कैसे बना। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करेगा, बहुत सारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले स्ट्रेट ट्यूब बनाएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बाहर में वो क्या करेगा, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जब डक्ट एक जगह मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, डक्ट्यूल्स बनाएगा, या क्या बनाएगा, नेटवर्क बनाएगा, ठीक है। उसी नेटवर्क को हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। देखिए पिक्चर में आपको समझ में आएगा, ये क्या हो गया, ये जो सेक्स कोड है वो पहले क्या बनाएगा, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। अब डक्ट को कहीं तो निकलना है ना, तो वो निकलेगा स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के थ्रू, और ये बहुत सारे स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, एक जगह मिलेंगे, और उसी को क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस, ठीक है। यहाँ तक सोच समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं ये मेजोनेफ्रिक डक्टल सिस्टम का क्या होता है। ये जो हमारा मेजोनेफ्रिक डक्टल सिस्टम है इसका दो पार्ट होता है, ठीक है। एक को कहते हैं मेजोनेफ्रिक डक्ट और दूसरा को कहते हैं मेजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। जो मेजोनेफ्रिक डक्ट है वो किससे जाके अटैच होगा, तो ये अटैच होगा रेटी टेस्टिस से, और क्या बनाएगा, भाषा इफ्रेंसिया, ठीक है। और जो मेजोनेफ्रिक डक्ट है
वो क्या का फॉर्मेशन करता है, तो वो फॉर्म करता है इपिदिदमिस का, ठीक है। और इपिदिदमिस से वो फॉर्मेशन करके क्या बनाएगा, भाषा डिफरेंशिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेजोनेफ्रिक डक्ट का 2 पाथ होता है। जो नियर वाला पाथ होगा ना, वो इपिदिदमिस का फॉर्मेशन बनाए करेगा, और जो दूर वाला पाथ होगा वो भाषा डिफरेंशिया। चलिए पिक्चर से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेजोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है। ये वाला क्या है, तो ये वाला डक्ट है, और ये वाला डक्ट है, और ये वाला ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स क्या करेगा, रेटिटेसिस से मिलके क्या का फॉर्मेशन करेगा, भाषा डिफरेंशिया का। अब ये जो यहाँ पर ये डक्ट है, इसका मान लीजिए ये इधर कौन सा पाथ है, तो भाषा डिफरेंशिया के तरफ वाला, तो भाषा डिफरेंशिया के तरफ का है, तो वो क्या बनाएगा, इपिदिदमिस। और जो दूर वाला पाथ है, ये क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेगा, और डिफ्रेंशिएट करके वो बहुत बड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको क्या कहेंगे, भाषा डिफरेंशिया, ठीक है। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद अगर ये ट्यूब्यूल्स रह गया, ठीक है, मतलब कि बाद में ये ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कौन सा, मेजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, क्योंकि इसका क्या है, बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसको बाद में रेमनेंट होना पड़ता है। अगर ये रह गया तो क्या करेगा, सुपीरियर एब्रीमेंट ट्यूब्यूल्स बनाएगा, ठीक है। ये कम्युनिकेट करेगा किससे, तो कम्युनिकेट करेगा ये टेस्टिस से, और जो इन्फीरियर एब्रेंट ट्यूब्यूल्स है वो कम्युनिकेट करेगा भाषा डिफरेंशिया से, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ये याद करने वाली बात है, आपको याद करनी पड़ेगी क्या, तो सुपीरियर एब्रीवेंट ट्यूब्यूल्स बनाएगा कौन, मेजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, और इन्फीरियर एब्रीवेंट ट्यूब्यूल्स बनाएगा। जो सुपीरियर वाला है वो कम्युनिकेट करता है टेस्टिस से, और जो इन्फीरियर वाला है वो कम्युनिकेट करेगा किससे, भाषा डिफरेंशिया से, ठीक है। और जो पाथ अटैच नहीं है उसको कहेंगे पारादिदमिस, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई टेंशन नहीं है। अब इपिदिदमिस में आते हैं, तो इपिदिदमिस कैसा होता है हमारा, इस तरह का रहता है। इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं बीच वाला पोर्शन, इसको कहते हैं टेल। हेड में क्या होता है कि फाइन जो हमारा भाषा डिफरेंशिया होता है ना, वो आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, कैप्यूट करेंगे। और जो टेल वाला पार्ट है वो भाषा डिफरेंशिया से अटैच होता है, तो इसको क्या कहेंगे, कॉर्दा तो बीच वाला को कहते हैं कॉर्पस कहेंगे, ठीक है। कैप्यूट, कॉर्दा, कैप्यूस। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पारानेफ्रिक डक्ट है ना, वो रह जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, अगर टेस्टिस पे रहेगा तो अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस कहेंगे, और अगर वो एपिडिडमिस पे रहेगा तो उसको कहेंगे ये। अगर मेजोनेफ्रिक डक्ट रह गया, देखिए यहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है, अगर पारानेफ्रिक डक्ट का रेमनेंट रह गया कहाँ पे, टेस्टिस पे, तो उसको कहेंगे अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। और अगर मेजोनेफ्रिक डक्ट का अपेंडिक्स या रेमनेंट रह गया कहाँ पे, एपिडिडमिस पे, तो उसको कहेंगे अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडमिस। अपेंडिक्स मतलब एक ऐसे ही थोड़ा मोड़ा स्ट्रक्चर रह जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कौन सा फैक्टर जो हमारा टेस्ट जो एब्डोमेन में फॉर्मेशन हुआ है उसको स्क्रोटम तक ले जाता है। तो याद रखिएगा ये सब फैक्टर क्या, एक तो जैसे जैसे बॉडी डेवलपमेंट, इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा बॉडी डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे टेस्टिस नीचे की ओर जाता है, ठीक है। दूसरा है गुबर्नाकुलम टेस्टिस, पूलिंग इफेक्ट से वो कैनाल सिस्टम बनता है ना, उसी के थ्रू पूलिंग इफेक्ट से हमारा क्या होता है, टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में चला जाता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है प्रोसेस वेगिनालिस। ये जो प्रोसेस वेगिनालिस है ये एक पेरिटोनियल सैक है, इसका टेस्टिस से बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। ये भी क्या करेगा, टेस्टिस के साथ स्क्रोटम में डिसेंड होगा, मतलब जाएगा, ठीक है। कैसे, तो इनग्यूनल कैनाल के थ्रू। कभी कभी क्या होता है ना, ये पेरिटोनियल सैक में फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसीली, ठीक है। थर्ड मंथ के अंत तक ये टेस्टिस कहाँ चला जाता है, इलियक फोसा में चला जाता है,
ठीक है। कहाँ पर? इलियक फोसा, थोड़ा नीचे जाता है, ठीक है, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, या पूलिंग इफेक्ट के कारण ये क्या होता है, थोड़ा नीचे इलियक फोसा में चला गया। 7 मंथ होते होते तक ये कहाँ चला जाएगा, कौन? हमारा टेस्टिस, इंग्यूनल लिंग में चला जाएगा। और 8वां महीना के लास्ट होते होते तक ये फाइनली हमारा स्क्रोटम में क्या कर जाएगा, डिसेंड कर जाएगा। तो अगर इसमें जाने में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, अगर ये पूरी तरह टेस्टिस एब्डोमेन से कहाँ, स्क्रोटम में नहीं जा पाया, तो उसको कहते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। कभी कभी क्या होता है, बनने में प्रॉब्लम हो जाता है, और ये हमारा टेस्टिस है वह स्क्रोटम में जाने के बजाय कहीं और फंस जाता है, जैसे एब्डोमेन में रह गया, हमारा किडनी के पास चला गया, कहीं पर भी सिर्फ स्क्रोटम को छोड़ के कहीं पर भी ये फंस जाए एब्डोमिनल रीजन में, तो उसको कहेंगे इक्टोपिक टेस्टिस। क्या? इक्टोपिक टेस्टिस, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं फीमेल बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है।